बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पंत जी की एक अन्य कविता जिसका शीर्षक है एक तारा। तो एक तारा कविता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सन 1933 में लिखी गई ये एक तारा कविता उत्तर छायावादी काव्य की प्रमुख कविताओं में से एक मानी जाती है। इसमें पंत जी की प्रकृति, प्रेम, रूप सौंदर्य तथा प्रेमानुभूति संबंधी बातों को चित्रित करने का प्रयास कवि ने किया है। कवि ने इस कविता को अपनी भावनाओं के सौंदर्य से मिलाकर इंद्रिय संबंधी चित्रण बना करके भावनाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का लिबास के रूप में एक तारा कविता को प्रस्तुत किया है। एक तारा केवल आकाश में चमकने वाला नक्षत्र मात्र ही नहीं, एक तारा केवल आकाश में चमकने वाला नक्षत्र मात्र ही नहीं, अपितु कवि की दार्शनिक भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। कवि ने संध्याकालीन वातावरण की जो है प्रस्तुति करके एक तारा को विवेक, योगी, मुक्त पुरुष और निरंतर साधना में लीन रहने वाला एक ऐसा साधक बतलाया है जो अंततः समरसता को प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रकृति का एक सुंदर चित्रण, एक ऐसा चित्रण जिसमें एक तारा के रूप में जीवन के एकाकीपन पर दार्शनिक रूप को अभिव्यक्ति मिलती है। तो हम बात करते हैं एक तारा की। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल बनकर मरमर, ज्यों वीणा के तारों में स्वर। खग कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपथ अब धूलहीन, धूसर भुजंग सा जिह्व क्षीण, झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांति को रहा चीर, संध्या प्रशांति को कर गंभीर, इस महाशांति का उर उदार, इस महाशांति का उर उदार, चिर आकांक्षा की तीक्ष्ण धार, ज्यों भेद रही हो आर पार, ज्यों भेद रही हो आर पार। अब हुआ सांध्य स्वर्णाभ लीन, अब हुआ सांध्य स्वर्णाभ लीन, सब वर्ण वस्तु से विश्वहीन, गंगा के चल जल में निर्मल, कुम्भला किरणों का रक्तोपल, है मूंद चुका अपने मृदुदल, है मूंद चुका अपने मृदुदल। तो कवि ने किसी भी स्थान पर, मुख्यतः ग्रामीण प्रांत में हो रही संध्या के होने के साथ ही संपूर्ण गांव के जीवन में पसरी नीरवता, निस्तब्धता और शांति को प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि अब जब संध्या हो चुकी है तो सारे गांव में नीरवता, निस्तब्धता और शांति व्याप्त हो गई है। मानव और प्रकृति अपने कार्य व्यापार को अब जो है समेटने के क्रम में है। मनुष्य भी अपने तमाम दिन के कार्य व्यापारों को विराम देने लगा है और प्रकृति भी संध्या काल के चलते शांत और नीरव हो चली है। कवि कह रहे हैं कि वायु थम जाने से, यानी कि हवा की रफ्तार धीमी हो जाने से वृक्षों के पत्ते स्थिर होकर झुक गए हैं और अब इसीलिए जो है संपूर्ण वन प्रांत में जंगल में पत्तों के हिलने से उठने वाली मरमर की ध्वनि भी धीरे धीरे शांत हो रही है। कैसे शांत हो रही है? जैसे वीणा के तारों में स्वर, जैसे जब वीणा को रख दिया जाता है
शांत किया जाता है या उसको बंद किया जाता है, तो जिस तरह से तारों के स्वर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, उसी तरह से गांव में संध्या होने पर सभी कार्य व्यापार, चाहे वे मनुष्यों के हों चाहे प्रकृति के हों, शांत हो चले हैं। खग कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपथ अब धूलिहीन। अब पक्षियों का कलरव भी शांत हो रहा है और गोपथ भी धूलिहीन हो रहा है। वह गाय के आने जाने वाला रास्ता अब शनै शनै उस पर भी धूल थमने लगी है। धूसर भुजंग सा जिह्व क्षीण, झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांति को रहा चीर। धीरे धीरे संध्या हुई। संध्या गहरी होती हुई जब रात्रि में तब्दील होने लगी तो पशु पक्षी सभी का आना जाना रुक गया और ये सुनसान मार्ग धूलिहीन दिखाई देने लगे। ऐसा दिखाई देता है जैसे पगडंडी न होकर यह कोई मटमैले रंग का सांप हो, जो अत्यंत क्षीण और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चल रहा हो। चारों ओर उदासी और शांति का माहौल फैला हुआ है और संध्या के बाद में अंधकार निरंतर गहरा होता जा रहा है और इस अंधकार की शांति को बस झिंगुर के तीखे स्वर ही जो है तीव्र बाण की तरह से वेध रही हैं, चीर रही हैं। यानी कि धरती पर व्याप्त रात्रि की इस नीरवता को अगर कोई भंग कर रहा है तो सिर्फ झिंगुरों का लगातार तीखा स्वर ही उसको शांति को भंग कर रहा है। इसके पश्चात कवि कहते हैं कि कुछ समय पूर्व जो गंगा के चंचल और पवित्र जल पर सूर्य बिंबित हो रहा था, अब वह उस स्वर्ण कमल ने, सूर्य ने संध्या के कारण अपनी कोमल किरणों को समेट लिया है। अब हुआ सांध्य स्वर्णाभलीन, संध्याकालीन सोने की सी आभा वाला सूर्य भी अब शांत होने लगा। सब वर्ण वस्तु से विश्वहीन, अब कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा सूर्य के शांत हो जाने से, छुप जाने से, और ऐसा लगता है कि सारा विश्व ही आभाहीन हो चला है। गंगा के चल जल में निर्मल कुम्भला किरणों का रक्तोपल, ऐसा लगता है जिस प्रकार कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार संध्या काल में कमल की पंखुड़ियाँ कुम्भला जाती हैं, उसी प्रकार आकाश के स्वर्ण कमल ने अर्थात सूर्य ने भी अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है और गंगा की लहरों पर क्रीड़ा में लीन सोने की किरणें भी धीरे धीरे नीली पड़ने लगी हैं। जिस प्रकार कड़कती ठंड के कारण किसी के कोमल मधुर और गुलाबी होठ नीले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार गंगा की तरंगों पर भी अब अंधकार व्याप्त हो रहा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस कविता को हम 3 या 4 टुकड़ों में पढ़ेंगे, जिससे इसको धीरे धीरे पूर्ण कराने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा पढ़ेंगे परंतु अच्छा पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जो हमें सदैव याद रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। इसी कविता के अगले भाग को हम कल पढ़ेंगे।